ठीक है, तो पहली यूनिट जो है आपकी, पहली यूनिट का नाम है जीव जगत में विविधता। क्या नाम है? जीव जगत में विविधता, यानी ये आपकी क्या है? यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इस यूनिट फर्स्ट के अंदर यानी जीव जगत में विविधता, यानी हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर अनेकों प्रकार के जीव जो है वो मौजूद है। हम भी एक उन्हीं की श्रेणी में आते हैं, यानी इस धरती के ऊपर लाखों करोड़ों की अरबों की संख्या में जो है जीव मौजूद हैं। इतने प्रकार की प्रजातियां हैं जीवों की, तो हम संख्या अनगिनत है, यानी बहुत सारे जीव हैं इस धरती पर। इसलिए हमें उनकी जो विविधता है, वायुमंडल के साथ, वातावरण के साथ उनका कैसा व्यवहार है, संपर्क है, कैसे वो अपना जन्म वृद्धि आदि करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो इसमें आपका जो है पहला चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट जो है आपका, वो क्या होगा? जीव जगत, यानी जीव जगत यानी सारे जीव जगत के बारे में हम कैसे उनको वर्गीकृत करेंगे, किस हमारा इसमें वर्गीकरण होगा, जीव की परिभाषा क्या होगी, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बात है वो, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है इस चैप्टर का फर्स्ट जो है, जीव क्या है? क्या प्रश्न उठता है? जीव क्या है? यानी इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास जो है हम इस चैप्टर में करेंगे। तो जीव आपका क्या है? आपने जीव बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, आपने मच्छर भी देखे हैं, मधुमक्खी भी देखी है, मनुष्य भी है, बंदर है, गाय है, ऐसे अनेकों प्रकार के जीव जो है आप देखते हैं। ठीक है, तो वो सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब में सारे गुण सेम नहीं होते हैं। फिर बात आती है पेड़ पौधों की, तो वो भी एक प्रकार से क्या है? सजीव है। तो हम सबसे पहले अगर सजीव निर्जीव की बात करते हैं कि सजीव और निर्जीव ये क्या है, तो सजीव क्या होता है, यानी इसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि सजीव और निर्जीव में क्या फर्क होता है। मेनली जो है आप कहेंगे कि पक्षी जो है वो सजीव होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो उड़ते हैं, उड़ते तो हवाई जहाज भी है, इसलिए क्या वो सजीव हुए? तो वो निर्जीव है। इन सारी बातों को जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम जीव के बारे में बात करते हैं। सजीव निर्जीव की व्याख्या अपने आप होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो आता है कि जीव वृद्धि करते हैं। जीव वृद्धि करते हैं, यानी आप सजीव और निर्जीव की बात करते हैं, सबसे पहले आप यही कहेंगे कि सजीव वृद्धि करते हैं। कैसे? कि हमने देखा है कि एक पेड़, छोटा सा पेड़ लगाते हैं, वो काफी टाइम बाद क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, अपने आप वृद्धि करता है। हमने देखा है हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो चलते हैं। ठीक है, चल बसते हैं। तो इस तरह से हम जीव जो है यानी वृद्धि करते हैं, धीरे लगातार जो है वृद्धि करते रहते हैं, यानी शरीर का निरंतर विकास होता रहता है। तो फिर आप कह सकते हैं कि रेत का टीला भी क्या है? बड़ा होता जाता है, वो भी वृद्धि करता है। पहाड़ है वो भी धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो क्या ये भी सजीव हुए? तो हम कहेंगे कि नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो रेत के जो टीले हैं या जो पहाड़ हैं वो बाहर के से पदार्थ जमने के कारण क्या हो जाते हैं? वृद्धि करते हैं। जबकि जीव जो है वो अंदर से वृद्धि करते हैं, यानी अंदर से कैसे? कोशिकाएं जो है वो लगातार क्या करती है? विभाजित होती रहती है। विभाजित होने के बाद क्या हो जाती है? उनमें वृद्धि होने लगती है, यानी उनमें वृद्धि होती है। किसकी वजह से? कोशिका विभाजन की वजह से। ठीक है, तो जीवों के इसमें लिख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना ही वृद्धि है। क्या ये सही है बात कि जीवों की संख्या में वृद्धि होना वृद्धि है, यानी ये वृद्धि का विलक्षण है? या ऐसे कह सकते हैं कि जीवों की
भार में और संख्या में वृद्धि होना भी क्या है, जीवों का एक अभिलक्षण है। ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि होना ही, ऐसे कह सकते हैं, जीवों का अभिलक्षण, जीवों के अभिलक्षण हैं, अभिलक्षण हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो है इसमें बात करेंगे। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव अपने शरीर में, हम जैसे जीव जो है वो कैसे विभाजन करते हैं कि हमारी कोशिकाएं जो है वो विभाजित होती है, धीरे 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 हम बड़े होते जाते हैं। पेड़ पौधों में भी ऐसा ही होता है, उनकी जो कोशिकाएं हैं वो, यानी जो विभज्योतक ऊतक आपने पढ़ा होगा नौवीं क्लास में कि विभज्योतक ऊतक जो है उसकी वजह से पेड़ पौधे भी क्या करने लगते हैं, वृद्धि करते हैं। तो वो कोशिका विभाजन होता है उस विभज्योतक ऊतक में, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो तेजी से विभाजित होती रहती है। एक समय बाद वो धीरे कम होना हो जाता है विभाजन, लेकिन पौधे जो वृद्धि करते हैं तो उसमें विभाजन उत्तरोत्तर होता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले जो है बात करते हैं प्राणियों में यह वृद्धि, प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। क्या होती है, कुछ आयु तक होती है, यानी एक निश्चित आयु तक की, कुछ आयु यानी एक निश्चित आयु तक की क्या होती है, प्राणियों में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद इन प्राणियों में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है। क्या होता है, विशिष्ट ऊतकों में होता है। इन प्राणियों में कोशिका विभाजन किसमें होता है, विशिष्ट प्रकार के ऊतकों में होता है। क्यों होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें, यानी जो कोशिकाएं नष्ट हुई है उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। जैसे नॉर्मल सा उदाहरण हमारे जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल कॉर्पस है, वो लगातार जो है हर 3 महीने बाद जो है, यानी 120 दिन बाद जो है उनका जो जीवन काल है वो समाप्त हो जाता है। उसके स्थान पर नई कोशिकाएं जो है वो विभाजित होकर आ जाती है। तो हम वो भी देख सकते हैं। तो हमारे शरीर में ऐसा भी होता है, यानी विशिष्ट ऊतकों में ही जो है ये कोशिका विभाजन होता रहता है। ठीक है, तो क्या हम इसको वृद्धि मान सकते हैं? तो हम इसको वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख सकते जो है। इसमें हम अब बात करते हैं कुछ एक कोशिकीय जीवों की। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, यानी पूरा जीव ही एक कोशिका का ही बना होता है, इसलिए उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। पूरा जीव किसका बना होता है, एक कोशिका का, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव भी क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। भी एक कोशिका है तो कोशिका के अंदर विभाजन तो होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन करते हैं और वृद्धि करते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव जो है कोशिका विभाजन द्वारा क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पूरी की पूरी एक कोशिका है, वही विभाजन कर रही है। इसका मतलब दूसरी जो कोशिका बनेगी वो भी एक क्या होगा, नया जीव होगा। तो हम इसको जन्म भी कह सकते हैं, यानी
दूसरी बात करें यानी कहने का मतलब ये एक कोशिका ही के द्वारा ही क्या हो रहा है, इसी कोशिका के द्वारा नया जीव बन रहा है। तो हम जैसे देखते हैं कि नया दूसरा जीव जो बनता है यानी संतति जो बनती है वो दूसरा जीव यानी संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो इनका जन्म भी हो गया और कोशिका विभाजन भी हो गया और जीवों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव जो है जन्म कहें या उनका कोशिका विभाजन कहें बात एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जीव यानी एक कोशिकीय जीव की बात हो रही है, ये जीव कोशिका विभाजन के द्वारा ही जन्म करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो इसका मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए जो है इन कोशिकीय एक कोशिकीय जीवों को अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोशिका विभाजन, या दूसरा कह सकते हैं कि इनको क्या करना पड़ता है, जनन। तो इनके लिए तो जनन और कोशिका विभाजन एक ही बात होगी। हमारे जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें जनन और कोशिका विभाजन अलग अलग बात होती है, लेकिन एक कोशिकीय की बात करें तो उनमें जनन और कोशिका विभाजन एक ही बात है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीव वृद्धि किस तरह से कर रहा है वो हम क्या करेंगे, वो उसके जीव के शरीर के ऊपर या जीव के जो है स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, इसका मतलब हम सभी जीवों के लिए एक जैसी परिभाषा जो है जीवों की वृद्धि के संदर्भ में नहीं बता सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके कि उदाहरण जैसे हाइड्रा, ये जो जीव है ये क्या करता है, मुकुलन करता है, मुकुलन। ठीक है, मुकुलन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है यानी मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है कि यानी एक जीव है, मान लीजिए एक कोशिकीय जीव, और इसके साइड में एक छोटी सी उभार उत्पन्न हुआ, तो धीरे धीरे वो उभार वृद्धि करता गया, उभार वृद्धि करते करते यानी जैसे ऐसे कोई जीव है और इसके साइड में एक छोटा सा उभार उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे वो जो उभार है वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और बाद में क्या कर लेगा, थोड़ी देर बाद यानी कुछ समय बाद जो है वो उभार बड़ा होकर यहाँ से अलग हो जाएगा। अलग होते ही क्या हो जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा। तो इससे क्या हो गया, इसकी संख्या में वृद्धि हो गई। इस प्रकार से इसका जनन भी कह सकते हैं, इसका कोशिका विभाजन भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है अपनी संख्या में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। तो मुकुलन भी एक प्रकार का क्या हो गया, संख्या में वृद्धि हो गई इसके लिए। इसके अलावा कुछ जो है अलैंगिक जनन, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्लेनेरिया, इसको बोलते हैं सप्ताकर्मी, सप्ताकर्मी। ये प्लेनेरिया भी क्या करता है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये पुनर्जनन करता है, पुनर्जनन, पुनर्जन्म नहीं पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन मतलब कि इसका कोई शरीर का कोई अंग जो है वो इससे टूटकर अलग हो गया या विखंडित हो गया, खंडित हो गया, वो जो है पुनः एक जो है पुनः वापिस आ जाता है इसके पास। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, इसका पुनर्जन्म हुआ। मान लीजिए सिंपल सा उदाहरण देखिए, सप्ताकर्मी आपने नहीं देखा, छिपकली सभी ने देखी है। तो छिपकली की पूंछ अगर टूट जाती है तो कुछ समय बाद आप देखते हैं उसकी पूंछ वापिस आ जाती है। तो वो एक प्रकार से पुनरुद्भवन बोल सकते हैं उसको, उसका जीव का जो अंग टूटा था वो वापिस आ गया। तो इस प्रकार से इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि सप्ताकर्मी में कोई जीव का अंग टूट गया तो वो पुनः एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो ये थोड़ा सा उससे अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो इन सब में देखा हमने कि ये जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव है, इनके अंदर जो विभाजन या वृद्धि जो होती है वो कहाँ से होती है, शरीर के अंदर की ओर से। हम कह सकते हैं कि सभी
सजीवों में वृद्धि अंदर की ओर से होती है, यानी अंदर से, यानी कोशिका विभाजन से जो स्टार्ट होता है, अंदर की ओर से होती है। लेकिन पर्वत, रेत के टीले आदि में वृद्धि बाहर पदार्थों के जमने से होती है, यानी इनके ऊपर क्या हो जाता है कि बाहर से पदार्थ जमने लगते हैं, तो इनके जमने से जो है इनके क्या होती है, इनकी वृद्धि होने लगती है। तो ये तो एक प्रकार से क्या हुए, निर्जीव हुए, क्योंकि इनके अंदर वृद्धि कहां से होती है, बाहर से पदार्थों के ऊपर, बाहर इनके ऊपर जो पदार्थ जमने से इनकी वृद्धि हो रही है। लेकिन जो हमारे सजीव हैं इनमें वृद्धि कहां से होती है, अंदर की ओर से। इसलिए जो है ये सजीव और निर्जीव का हम थोड़ा बहुत फर्क समझ पाए हैं। लेकिन क्या हम इसी एक पॉइंट से जो है नहीं समझ पाते हैं कि सजीव और निर्जीव की बात, कुछ और भी पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे। तो इसके बाद हम जो है अगला जो देख सकते हैं कि दूसरा जो मुख्य लक्षण है इनका सजीवों का, वो देखते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना और फिर जो है अगला पॉइंट देखते हैं हम सजीवों के बारे में। दूसरा पॉइंट जो है कि इनके अंदर कुछ रसायन होते हैं जो ये सभी प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। सबके अंदर क्या होते हैं, रसायन जो इन सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, उपापचय क्रियाएं, यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन की बात करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा, जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन होता है। अभी उपापचयन क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, जीव के अंदर, यानी उपापचयन मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे शरीर में हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद जो है जो क्रियाएं होती है भोजन को पचाने के लिए, उनको हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो ये अपने आप नहीं होती है, हमारा शरीर जो है इनके लिए कुछ रसायन, यानी कुछ हार्मोन, कुछ एंजाइम, इनका स्त्राव करता है और उन स्त्राव के बाद जो है भोजन का पाचन होता है। इसका मतलब रसायन का स्त्राव होता है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को भी हम एक नाम देते हैं, क्या, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या नाम देते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके लिए एक अपने जो है नई ब्रांच भी है, बायोकेमिस्ट्री, यानी इसकी एक अलग ब्रांच है आपकी अपने बायोकेमिस्ट्री, यानी जो है इसके अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों होती है, यानी शरीर के अंदर होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो इसके अंदर आती है। तो ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं कैसे होती है, क्यों होती है, ये किसके द्वारा संपन्न होती है, रसायनों के द्वारा संपन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवों में जैव रासायनिक क्रियाएं विशेष रसायनों द्वारा संपन्न होती हैं। ठीक है, तो जीवों के अंदर जो विशेष रसायनों द्वारा ये जो है क्रियाएं संपन्न होती है। ये सभी रसायन जीव के, यानी ये सभी जो रसायन है वो जीव की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं कि जितने भी प्रक्रियाएं हैं शरीर के अंदर उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए हमें हमारे शरीर की बात करते हैं कि आपको जैसे कोई पिन चुभाई जाए तो पिन चुभते आपके क्या होगा, दर्द होगा। लेकिन अगर आपका हाथ में
शून्य कर दी जाए तो आपके हाथ में दर्द पिन चुभने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शून्य करने से जो संवेदी कोशिकाएं हैं वो काम नहीं करती है। यानी संवेदी कोशिकाएं वो होती है यानी जो शरीर के हर भाग में फैली हुई रहती है, जहां पर भी किसी प्रकार का दर्द या जलना या किसी प्रकार का अनुभव होता है तो तुरंत वो जो मैसेज है वो मस्तिष्क तक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। इसलिए वो जो संवेदी कोशिकाएं हैं फिर वापिस जो मस्तिष्क जो है हमें पुनः उन संवेदी कोशिकाओं को एक आदेश देता है और उस आदेश के अनुसार जो है वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी गर्म पदार्थ पे हाथ रखा, तुरंत हम हटा लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो उससे भी कम समय में संपन्न हो जाती है। नहीं उतने समय में हमारा मस्तिष्क जो है सूचनाओं को ग्रहण करके और उसको वापस जो है आदेश प्रसारित कर देता है उसके द्वारा, जिससे हम जो तुरंत वहां से हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये सब जो क्रियाएं हैं वो भी किसके द्वारा कंट्रोल होती है? रसायनों के द्वारा। तो इसमें भी क्या काम आते हैं? रसायन आते हैं। तो इसका मतलब रसायन जो है वो किसी जीव के अंदर मुख्य यानी किसी सजीव के अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो किसी मान लीजिए आप किसी निर्जीव वस्तु के ऊपर जो है चोट मारोगे तो उसके अंदर ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसे रसायन नहीं होते हैं। लेकिन आप किसी पौधे के अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी क्या होते हैं? रसायन होते हैं। तो इसी तरह से जो है इन सभी जीवों में क्या है? उपापचय क्रियाएं यानी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। ये रासायनिक जैव रासायनिक क्रियाएं अगला जो है बात करते हैं कि जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की सभी क्रियाओं जैसे जनन, पाचन, श्वसन आदि और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं का नियंत्रण करती हैं। ठीक है, यानी इन सब जैसे पाचन, श्वसन, जनन इन सब क्रियाओं का जो है नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रसायन के द्वारा। हर एक प्रक्रिया के लिए अलग अलग रसायन होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन कह सकते हैं आप, जो है हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में, पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा या कई प्रकार की जो ग्रंथियां हैं जो आपके शरीर के अंदर होती है वो अपने अपने हार्मोन स्रावित करती है। वो उनकी विशिष्ट जो है रसायन होते हैं सभी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, उसके अंदर जो भी प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? इन जैव रसायनों के द्वारा। लिख सकते हैं कि सभी एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीव उपापचय क्रियाएं करते हैं। यानी सभी जीव जो है वो क्या करते हैं? उपापचय क्रियाएं करते हैं। इसका मतलब जो सजीव होते हैं वही क्या करते हैं? उपापचय क्रियाएं करते हैं। जो सजीव होने का दूसरा प्रमाण ये रहा। पहला प्रमाण क्या था? जीव वृद्धि करते हैं। दूसरा प्रमाण क्या है? जो है जीवों का उपापचय। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरा, उनका पर्यावरण के साथ क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। यानी सभी जीवों का पर्यावरण के साथ भी क्या होना चाहिए? एक निश्चित तालमेल होना चाहिए। यानी जैसे देखते हो आप कि जो जीव होते हैं वो एक निश्चित मौसम के अनुकूल जो है अपना जनन करते हैं। यानी रिप्रोडक्शन जो है वो एक मौसम, एक उनका निश्चित मौसम आता है, उसी के अनुसार उनका जनन होता है। जैसे मान लीजिए आप देखो जीव हो या पेड़ पौधे हो, जैसे मान लीजिए आप रबी की फसल जो बोते हो वो किस टाइम बोते हो और खरीफ की फसल किस टाइम बोते हो। तो फिलहाल जो है खरीफ की फसल की बुआई चल रही है, बुआई हो गई, खरीफ की फसल जो है वो चल रही है। तो खरीफ की फसल के लिए ये जो मौसम है अपना ये अनुकूल है। तो इसका मतलब मौसम यानी पर्यावरण के साथ भी उन जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव होते हैं उनका तालमेल होना जरूरी है। तो वातावरण के साथ लिख सकते हैं कि वातावरण के साथ सजीवों का समन्वय
होता है, तालमेल कह सकते हैं, समन्वय होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा कि अभी जो खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, या जो है कुछ जीव जो होते हैं वो विशेष ऋतु जो होती है उसी पे क्या करते हैं, जनन करते हैं, यानी उनके जो है अंडे देना या जो भी प्रजनन क्रिया होती है वो सभी विशेष ऋतु में होती है। कह सकते हैं कि कुछ जीव विशेष ऋतु या मौसम में ही जनन करते हैं, यानी उनके लिए भी क्या होता है, एक विशेष मौसम होता है उसमें ही ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। अब कुछ जीव जो हैं वो विशेष ऋतु या मौसम में जनन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, सजीव होने का प्रमाण हो गया कि वातावरण के साथ उनका समन्वय कैसा है। ठीक है, और भी इसमें अगर आप उदाहरण के रूप में देखना चाहो तो और भी आपके आसपास जो जीव होते हैं आप देखोगे उनको, तो विशेष ऋतु में ही उनका जो है वो क्या होता है, प्रजनन होता है। तो लिख सकते हैं कुछ जीव विशेष परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आज शाम को या दोपहर को बरसात हुई, फिर आप शाम को जैसे लाइट जलाते हो, लाइट जलाते ही आपको देखे कीट पतंगे, अनेकों प्रकार के कीट पतंगे दिखेंगे जो आप साधारण दिन में बिना बरसात हुए वाले दिन नहीं देखते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इसमें क्या है, विशेष परिस्थितियों में वो जीव बाहर निकलते हैं या उत्पन्न होते हैं, उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। और देखो कुछ देर बाद वो जीव अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, घंटा आधे घंटा जो उनकी लाइफ होती है उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। आजकल आपने टिड्डी का प्रकोप देखा होगा, तो टिड्डी होती है वो एक विशेष परिस्थितियों में क्या उत्पन्न क्या होती है, जनन करती है, यानी बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में वो नहीं जाती है, यानी उनके लिए भी क्या होना चाहिए, नम या थोड़ा शुष्क वातावरण होना चाहिए। इसके अलावा वो एकदम से जो ठंडे इलाकों में है वो टिड्डी का प्रकोप नहीं होगा। तो आप जैसे कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं वो विशेष परिस्थितियों में ही जीवित रहते हैं। विशेष परिस्थितियां मतलब कौन सी, वातावरणीय परिस्थितियां, यानी वातावरणीय जलवायु कारक जो हैं वो आपकी विशेष परिस्थितियां होती है। तो ये भी एक प्रकार से जो है तीसरा कारण हो गया, यानी आपका किसी सजीव होने का प्रमाण जो है वो तीसरा हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है हम जीव जगत में विविधता जो है उसकी बात करते हैं, यानी या ऐसे कह सकते हैं कि जीवों का जो नामकरण है उसके बारे में बात करते हैं।